हेलो बच्चों, तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन बायोलॉजी का फिफ्थ लेसन कर रहे हैं। फिफ्थ लेसन के दो पार्ट हो गए थे, आज अपन थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपना है प्लाज्मोलाइसिस। ऑस्मोसिस और डिफिजन, विसरण और प्रासरण अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज है प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन। कि जीव द्रव्य कुंचन है किसे कहते हैं? जब किसी पादप कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के बहिर्परासरण के कारण उस कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। देखिए कि किसी भी कोशिका को, किसी भी पादप कोशिका को अगर अपन अति प्रासरी घोल के अंदर रखते हैं तो उस कोशिका से जल है वो बाहर की ओर निकल जाता है और कोशिका है वो सिकुड़ जाती है। जो कोशिका सिकुड़ती है उसी क्रिया को अपन जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। फिर आता है कि अति प्रासरी विलयन किसे कहते हैं? अति प्रासरी नाम आया तो अति प्रासरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होती है। यानी विलयन की सांद्रता होती है वो कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होती है तो उसे अपन अति प्रासरी विलयन कहते हैं। और विलयन की सांद्रता यदि कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है तो उसे अपन अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अब जीवद्रव्य कुंचन के बाद में आता है अपना जीवद्रव्य विकुंचन। पहले था प्लाज्मोलाइसिस, अब आता है अपना डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य विकुंचन किसे कहते हैं? यानी जो जीवद्रव्य कुंचन है उसके विपरीत जो क्रिया होती है उसे ही अपन जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। देखिए, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अधोपरासरणी घोल में रखने पर सिकुड़ा हुआ जीवद्रव्य अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाता है, तब इसे जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका पुनः स्फीत हो जाती है। अब जीवद्रव्य विकुंचन की बात करें तो जीवद्रव्य विकुंचन के अंदर क्या होता है कि कोई भी कोशिका को यदि अपन अधोपरासरी विलयन के अंदर रखेंगे। अब अधोपरासरी विलयन की सांद्रता क्या होती है कि कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उसे अपन अधोपरासरी विलयन कहते हैं। जैसे अधोपरासरी विलयन के अंदर रखते हैं तो जो विलयन है उसके अंदर से जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और कोशिका वापस फूल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो जीवद्रव्य कुंचन है इसका तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे अंगूर है, अंगूर को यदि अपन चीनी के घोल में रखते हैं तो उससे जल बाहर की ओर आ जाता है और वह किशमिश का रूप धारण कर लेता है, वो तो हो जाता है जीवद्रव्य कुंचन। और यदि किशमिश को अपन जल के अंदर रखें तो जल किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है और किशमिश से वो फूल जाती है, इसे कहते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। अब जीवद्रव्य विकुंचन और जीवद्रव्य कुंचन इसकी जो प्रक्रिया है इसको समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए, जीवद्रव्य कुंचन प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन के प्रयोग के द्वारा इसको किस प्रकार समझाया गया है? रोयोडिस्कलर, ये पादप का नाम है। रोयोडिस्कलर पादप की पर्ण की निचली अधिचरम अलग करके उसके दो टुकड़े कर लेते हैं। इन कोशिकाओं में बैंगनी रंग फैला होता है। अधिचरम के एक टुकड़े को पानी में तथा दूसरे टुकड़े को चीनी के घोल में रख देते हैं। कुछ समय बाद पानी में रखे अधिचरम के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसकी कोशिकाएं स्फीत अर्थात फूली हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार चीनी के घोल में रखे अधिचरम के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी
से देखने पर उसकी कोशिकाओं के मध्य में बैंगनी रंग का संकुचित जीवद्रव्य दिखाई देता है, जो कि जीवद्रव्य कुंचन को प्रदर्शित करता है। जीवद्रव्य कुंचन को प्रदर्शित करने वाली कोशिकाओं को शुद्ध जल में रखने पर ये कोशिकाएं पुनः स्फीत हो जाती है। इसे जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। अब देखिए, एक प्रयोग बताया गया है। रोयो डिस्कलर पादप है, उस पादप की पत्ती की जो निचली को सतह है अधिचर्म, उसको काट करके दो भाग कर लेते हैं। एक भाग को चीनी के घोल के अंदर रखते हैं और दूसरे भाग को जल के अंदर रखते हैं। जो जल का भाग है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। तो जो जल के अंदर रखी हुई कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, फूली हुई दिखाई देती है। अब इसका अध्ययन अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो उसकी कोशिकाएं अपन को फूली हुई दिखाई देगी। और अधिचर्म का जो दूसरा टुकड़ा था जिसको अपन ने चीनी के घोल में रखा था, उस टुकड़े को यदि अपन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो सूक्ष्मदर्शी देखने पे उसकी कोशिकाओं के अंदर जो मध्य में जो बैंगनी रंग है वो संकुचित हो जाता है, यानी सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। और जो सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है उसे ही अपन जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। अब इस चीनी के घोल का जो टुकड़ा है उसको यदि वापिस जल के अंदर रखेंगे तो वो वापिस जो बैंगनी रंग है वो पूरी कोशिका के अंदर फूल जाता है। कोशिका पुनः स्फीत का अर्थ है कोशिका फूल जाती है, तो उसे कहते हैं अपन जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। इस प्रकार से प्रयोग के द्वारा जीवद्रव्य कुंचन व जीवद्रव्य विकुंचन को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। कि कोशिका में है वो दाब है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दाब हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आता है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब, ओपी, जिसे अपन ओपी भी कहते हैं शॉर्ट के अंदर। देखिए, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, प्रासरण दाब कहलाता है। शुद्ध जल का प्रासरण दाब ओपी सदैव शून्य होता है। अब क्या है कि जो प्रासरण दाब है उसके अंदर क्या होता है कि वह दाब, प्रासरण दाब किसे कहते हैं कि वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उस झिल्ली के जो दूसरी तरफ विलयन होता है। एक झिल्ली है, झिल्ली के दोनों तरफ विलयन है, तो शुद्ध जल क्या होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, तो उस झिल्ली के द्वारा दाब लगाया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, उस जल को रोकने का विरोध किया जाता है, उसे ही अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और शुद्ध जल जिसकी शुद्ध जल की पीएच है वो 7 होती है, उदासीन, तो शुद्ध जल का जो प्रासरण दाब है वो सदैव शून्य होता है। फिर देखिए कि वह उपकरण जो प्रासरण दाब को मापने के काम आता है ओस्मोमीटर कहलाता है। पूछना जाए कि प्रासरण दाब को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, तो प्रासरण दाब को ओस्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब देखिए, ओपी समानुपाती विलयन में विलेय अणुओं की संख्या। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो विलयन के अंदर विलेय अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि विलयन के अंदर विलेय अणुओं की संख्या यदि ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक लगेगा और यदि कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम लगेगा। सेकंड नंबर पे आता है अपना ट्रैगर प्रेशर या स्फीति दाब। देखिए, स्फीति दाब की बात करें अपन कि स्फीति दाब किसे कहते हैं, तो देखिए, सजीव पादप कोशिका में अंतः प्रासरण के कारण कोशिका का आयतन बढ़ने लगता है। फलस्वरूप कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर भीतर से बाहर की ओर अपकेंद्री दिशा में लगने वाले दाब को स्फीति दाब कहते हैं। एक पूर्ण स्लत कोशिका में टीपी का मान 0 तथा पूर्ण स्फीत कोशिका में टीपी का मान अधिकतम होता है। अब देखिए, ट्रैगर प्रेशर या स्फीत दाब क्या होता है कि किसी भी कोशिका को यदि अपन अधोपराशरी विलयन के अंदर रखते हैं
तो अधोप्राश्रयी विलयन के अंदर रखने पर जो जल है वो कोशिका के अंदर की ओर प्रवेश करता है, या विलयन के अंदर रखते हैं तो वो विलयन है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, कोशिका फूलती है। अब कोशिका फूलेगी तो कोशिका फूलने के बाद में अंदर से जल के द्वारा या उस विलयन के द्वारा उसकी जो झिल्ली है उसके ऊपर दाब डाला जाता है, और वो दाब है उसी दाब को अपन स्फीति दाब कहते हैं। एक स्लत कोशिका का मान क्वेश्चन आ जाए, स्लत कोशिका का मान ट्रिगर प्रेशर कितना होता है तो वो आ जाता है 0। और अगर स्फीत कोशिका का स्फीति दाब कितना, पूर्ण स्फीत कोशिका का स्फीति दाब कितना होगा तो वो आता है अधिकतम। कैसे कि एक जो ट्रिगर प्रेशर है वो स्लत कोशिका जैसे किशमिश है, तो किशमिश के अंदर तो 0 होगा क्योंकि आराम से आसानी से जल अंदर की ओर जा सकते हैं। और उसका पूर्ण स्फीत कोशिका यदि अंगूर को अपन जल में डालें तो अंगूर के अंदर जल अंदर की ओर प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि अंगूर तो पहले से फूला हुआ है, तो उसका तो वो टीपी हो जाता है अधिकतम। अब थर्ड नंबर पे आता है अपना वाल प्रेशर या भित्ति दाब। पादप कोशिका के स्फीति अवस्था में कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका द्रव्य या कोशिका झिल्ली पर बाहर से भीतर की ओर अभिकेंद्री दिशा में एक दाब लगता है जो स्फीति दाब का विरोध करता है, इसे भित्ति दाब कहते हैं। यह कोशिका को फटने से बचाता है। अब देखिए भित्ति दाब की बात करें तो भित्ति दाब क्या होता है कि जैसे स्फीत कोशिका होती है, स्फीत कोशिका के द्वारा अंदर से बाहर की ओर दाब लगाया जाता है, तो उसी समय जो उसकी भित्ति होती है कोशिका, वो भित्ति क्या करती है उस दाब का विरोध करती है, और वो भित्ति है वो बाहर से अंदर की ओर दाब लगाती है। तो बाहर से अंदर की ओर दाब लगाती है, भित्ति के द्वारा जो दाब लगता है अंदर की ओर उसे अपन भित्ति दाब कहते हैं, और जिसके द्वारा कोशिका जो झिल्ली होती है वो फटती नहीं है, कोशिका की जो साइज है वो आराम से बनी रहती है। कल अपन करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट या डीपीटी, डिफिसिट विसरण दाब न्यूनता।